नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है शिवालिक जर्नल में। मैं हूं अरुणेंद्र कुमार। दोस्तों, लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं भटिंडा मिलिट्री बेस में जो फायरिंग का मामला हुआ है उसके ऊपर अभी तक जो जानकारी आई है उन हर एक जानकारी को हम कोशिश कर रहे हैं कि आप तक पहुंचाएं। तो इसमें अभी सबसे जो लेटेस्ट जानकारी है, जो सबसे अभी आई हुई जानकारी वो ये है कि जो भटिंडा मिलिट्री स्टेशन में जो हमलावर थे और जो 2 हमलावर थे, आपको बता दूं वो नकाबपोश हमलावर थे और जो सादे कपड़ों में दाखिल हुए थे मिलिट्री बेस में। और सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ एक हथियार नहीं था इसमें शामिल जो इन्होंने हमला किया। एक एहसास राइफ़ल लेकर के जो है जवानों के ऊपर एक ने हमला किया। और वहीं ये भी बताया जा रहा है कि एक के हाथ में कुल्हाड़ी भी देखी गई है। कुल्हाड़ी आमतौर पर जिससे जो है लकड़ी और ये सब चीज़ों को काटने के काम आती है। तो कहीं न कहीं ये देखा जा रहा है कि 2 हमलावर जो घुसे थे वो आखिरकार आए कहाँ से? अगर वो बाहर के हैं तो वो आए कहाँ से हैं? और इतनी बड़ी एहसास राइफ़ल जो होती है वो कैसे वो छिपा करके ले गए? कैसे इतनी बड़ी कुल्हाड़ी जो होती है वो छिपा करके ले गए? लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि बहुत ही विभत्स तरीके से हमारे जवानों को आपको बता दूं, जो सोते वक्त उनके ऊपर जो हमला हुआ, बहुत ही बेरहम तरीके से उनकी हत्या की गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि कई सारी रिपोर्ट्स, मीडिया रिपोर्ट्स और एफआईआर में भी शायद ऐसा बताया जा रहा है कि जो हमलावर थे पहले उन्होंने जवानों पर कुल्हाड़ी से वार किया है, उसके बाद उन्हें गोली भी मारी गई है। मतलब जो हत्या करने की जो विभत्सता होती है उसको आप किस तरीके से बयान नहीं किया जाता शब्दों में उस चीज़ को। आप खुद सोच सकते हैं कि सोते हुए जवानों पर हमला करना और उनको फिर गोली मारना, कुल्हाड़ी से पहले उन पर हमला करना फिर गोली मारना, कहीं न कहीं ये एक तरीके से किसी इंसान का काम या ये इंसानियत के उसमें नहीं आता है। ये कहीं न कहीं हैवानों का ही काम हो सकता है, क्योंकि इतनी हैवानियत से कोई अपने दुश्मन को भी शायद नहीं मारता है। जिस तरीके से हमारे जवानों के साथ ये हादसा हुआ है या हत्या हुई है उनकी, जो हमलावरों ने की है। लगातार लोग ये पूछ रहे थे कि जो सेना के जवान शहीद हुए हैं इस हमले में, उनके नाम क्या हैं, वो कहाँ से हैं, उनकी फैमिली में कौन-कौन है। आपको मैं ये बता दूं कि अभी तक सिर्फ़ और सिर्फ सेना के जो जवान थे उनके नाम सामने आए हैं जो इस हमले में शहीद हुए हैं। बाकी उनका फैमिली वो कहाँ से हैं ये भी थोड़ा बहुत पता चला है, क्योंकि जो वहाँ पर जो रेजिमेंट अभी है वो सारे हमारे दक्षिण भारत से आती है, वो पूरी रेजिमेंट के वहाँ पे जो जवान हैं वो। तो इस लिहाज से ऐसा हो सकता है कि साउथ इंडिया में वो अलग-अलग जगहों से थे ये जवान, जिनके नाम हैं मैं आपको बता दूं। सागर बन्ने एक का नाम है शहीद जवान का, जिनकी उम्र 25 साल थी। कमलेश आर एक का नाम है, जिनकी उम्र महज 24 साल थी। योगेश कुमार जे, जिनकी उम्र महज 24 साल थी। संतोष एम नागराल, इनकी भी उम्र महज 25 साल थी। आप खुद सोचिए कि एक साथ 4 परिवारों के जो बेटे थे वो इस तरीके से जब उन परिवारों को खबर मिली होगी तो क्या गुजर रही होगी उन परिवारों पर। उनके मन में हमेशा हर वक्त यही सवाल हो रहा होगा कि आखिर ऐसा हमारे बच्चों के साथ क्यों किया और किसने किया, इसके पीछे का कारण क्या था। क्योंकि ये लोग इतने नए थे फ़ौज में कि इनकी अभी 3 साल ही इनकी सर्विस को हुआ था। इन जवानों की ज्वाइन किए हुए इन्हें अभी 3 साल ही हुए थे। और ऐसी 3 साल के अंदर किसी भी जवान की किसी से इतनी गंभीर दुश्मनी नहीं हो सकती है कि वो इस हद तक इनकी इस बेरहमी से इनकी हत्या करे। तो ये भी सवाल उठ रहा है कि ये कहीं ना कहीं इसके पीछे कुछ और वजहें रही हैं, कुछ और चीज़ें रही हैं जिन्हें बाहर निकल कर के आना बहुत ज़रूरी है। आप खुद सोच सकते हैं कि बेरहमी की हत्या ये थी कि कुल्हाड़ी लेकर के पहले उन पर वार किया गया, उसके बाद उन पर गोलियाँ चलाई गई। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें जो हैं अब इसमें से इस मामले में से निकल कर के आएंगी। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो ये जवान हैं इनके परिवार हैं उनके बारे में पता करें, आपको ये बताने की कोशिश करें कि ये कहाँ के थे, इनके परिवार में कौन-कौन है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जवान जो होता है वो अपने परिवार का सिंगल सोर्स ऑफ इनकम होता है, उन पर कई सारे लोग निर्भर करते हैं उनके परिवार के, चाहे वो छोटा भाई हो, चाहे वो बुज़ुर्ग पिता हो, माँ हो, पत्नी हो, बच्चे हों, कई सारे लोग होते हैं जो एक जवान पर निर्भर करते हैं।
और इस तरीके की खबरें कहीं न कहीं सिर्फ उन परिवारों के लिए ही दुखद नहीं है, दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है, बल्कि तमाम मिलिट्री के जो परिवार हैं उनके लिए भी कहीं न कहीं ये चिंता का विषय तो रहती हैं ये सारी चीज़ें, क्योंकि वो लोग जहाँ रहते हैं, आर्मी की फैमिलीज़ कैंटोनमेंट एरियाज़ में रहती हैं, छावनियों में रहती हैं, जिससे भारत का या दुनिया का कोई भी छावनी जो कैंट एरिया होता है वो सबसे सुरक्षित माना जाता है सुरक्षा के लिहाज से अगर देखा जाए तो, क्योंकि वहाँ हर तरफ आर्मी की पहरेदारी होती है और आर्मी की सुरक्षा मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि आप आंख बंद करके उनकी सुरक्षा पर विश्वास कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो लगातार ये भटिंडा मिलिट्री स्टेशन में जो ये वारदात हुई, जो ये हमलावर घुसे, इसके बाद से लगातार कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि कैसे इतने सेंसिटिव एरिया में इतने सारे लोग घुस गए और इस तरीके के घटना को अंजाम भी दे दिया और उसके बाद वो पकड़े भी नहीं गए, भाग निकले। तो बहुत सारी चीज़ें इस मामले में अभी खुल करके सामने आनी हैं। आर्मी का मामला है, इसलिए हो सकता है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हों जो ना आए सामने, बहुत सी ऐसी चीज़ें हों कि कुछ देर बाद ये मामला दबा दिया जाए, क्योंकि आर्मी अपने मामलों को बहुत ज़्यादा पब्लिक नहीं करती है। बहुत सारे कारण हैं, आर्मी के अपने कुछ कारण हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे कि हो सकता है कि थोड़ा लोगों में भी डर का माहौल बन सकता है। इस वजह से भी ऐसा किया जा रहा है, दहशत ना फैले लोगों में, किसी भी तरीके का माहौल ना बिगड़े, इसलिए भी ऐसा किया जा रहा है। बाकी जो शहीद जवान हुए हैं उनके बारे में हम लगातार पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कहाँ के थे, उनके परिवार में कौन कौन है। जैसे ही हमें पता चलेगा हम तक इस जानकारी को भी ज़रूर पहुँचाएंगे। तब तक बने रहिए शिवालिक जर्नल के साथ। जय हिंद, जय भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।